कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान जब इस मर जाता है तो उसको लेके बहुत सारी कई बार बात होती है, अरे उसको वहाँ देखा था, कई बार होता है कि अरे वो जिंदा हो गया, भूत है, इस तरह की कहानियाँ बहुत है। क्राइम की दुनिया में ऐसी बड़ी कहानियाँ हुई हैं, बाकायदा पुलिस में इसके रिकॉर्ड पे भी है ये सारी चीज़ें। आज की कहानी एक ऐसे ही मुर्दे की है जो जिंदा हो गया, और हालत ऐसी है कि एक मुर्दा जिसे घर वाले सब अंतिम संस्कार कर चुके, सारी जो रस्में हैं पूरी कर चुके, और उसके बाद 27 दिन बीत जाता है। वो उसके जितना गम मनाना था वो भी मना लिया, धीरे धीरे उसकी मौत का अफसोस मनाते मनाते वक्त बीतता जाता है, ज़ख्म भरते जाते हैं और ज़िंदगी वापस लौटने लगती है उसके बिना। 27 दिन के बाद अचानक ऐसा होता है कि वही शख्स अपने घर लौट आता है। अब जैसे ही दरवाजे पे उसको उसकी पत्नी देखती है, गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ती है, क्योंकि 27 दिन पहले उसके पति का अंतिम संस्कार, उसकी अर्थी उसके सामने उठी थी। तो वो मतलब अपने ही पति को जिंदा देखकर बेहोश हो जाती है। बच्चे थे 2, अब बच्चों की नज़र पड़ती है, जैसे ही बच्चे अपने पापा को देखते हैं वो भूत भूत कहकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब इसके बाद माँ बाप की नज़र पड़ती है, माँ बाप जैसे ही देखते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो उससे दूर भागने लगते हैं। छोटा भाई अचानक फिर सामने आता है, वो देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, समझ में नहीं आता क्या बात करें, उसके करीब जाएं, दूर भागूं, कुछ समझ ही नहीं रहा है। और ये काफ़ी देर तक पूरा सीन चलता रहता है। अब हर कोई घबरा रहा है, कोई बेहोश हो गया, कोई भाग रहा है, कोई भूत कह रहा है। क्यों? तो असल में ये कहानी शुरू होती है 23 अगस्त 2015 को। कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के आउटर दिल्ली में एक इलाका है बादली। बादली इलाके में रात को कुछ लोग टहल रहे थे कॉलोनी में अपने, और जब वो टहल रहे थे तभी उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग, कुछ ऐसे जो उस इलाके में घूम रहे हैं, किसी घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें शक हुआ कि लोग चोर हैं, तो वो चोर चोर कहकर बस्ती वाले उसके पीछे भागते हैं। करीब 4-5 लोग थे वो चोर, उनमें से सब भाग जाता है, एक शख्स सिर्फ उनके हद पे चढ़ जाता है। उसके बाद उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे पूरे बस्ती को पता चलता है कि बस्ती में एक चोर आ गया और इससे पहले भी कई चोरी की वारदात हो चुकी है। तो सारे बस्ती वाले वैसे ही गुस्से में थे। तो गुस्से में अब एक चोर हाथ आया, बाकी भाग गया, उसका भी गुस्सा था। उसके बाद जिसको अब मौका मिला उसी ने हाथ साफ करना शुरू किया और उस चोर की ज़बरदस्त पिटाई करनी शुरू कर दी। इतनी पिटाई की कि उस चोर ने वही मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब जब वो मर गया तो लोग घबराए, फिर उनमें से किसी ने 100 नंबर पर कॉल किया, फिर पुलिस आई और तब तक सुबह हो चुकी थी, क्योंकि ये देर रात का वाक़या था। पुलिस आती है, देखती है एक शख्स जिसको बुरी तरह से लोगों ने पीटा मर गया। अब कहानी पता चलती है कि चोर आए थे, 4-5 चोर में से एक सब भाग गया, एक पकड़ा और उसको लोगों ने पीटा और उसकी मौत हो गई। अब यहाँ से पुलिस का काम शुरू होता है, उस चोर कौन है, क्या नाम है, क्या पहचान है, ये पता करने की कोशिश करती है। दोपहर होते होते पुलिस को इसमें कामयाबी मिल जाती है। पता चला कि ये चोर इसी कॉलोनी से थोड़ी दूर एक और दूसरी बस्ती है, वहाँ का रहने वाला है और उसका नाम है धर्म सिंह। और धर्म सिंह कायदे से पेशे से ट्रक ड्राइवर था। तो कुछ लोगों के ज़रिए पुलिस को पता चलता है कि इस मरने वाले का नाम धर्म सिंह है। पुलिस लाश को तब तक बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी, और जब शिनाख्त हो जाती है तो फिर धर्म सिंह के घर वालों को बुलवाया जाता है। घर वाले आते हैं मुर्दा घर में, और सबसे पहले जैसे ही कपड़े देखते हैं वो रोने लगते हैं दहाड़ मार मार कर। पहचान जाते हैं कि कपड़े धर्म सिंह के। इसके बाद धर्म सिंह की लाश दिखाई जाती है तो माँ बाप, भाई, बीवी सभी एक साथ शिनाख्त कर लेते हैं। और उसकी 2 वजह थी। एक, धर्म सिंह का एक दांत टूटा हुआ था और उन्होंने उस टूटे हुए दांत से उसकी शिनाख्त की। दूसरा और एक और बहुत ही उभरा हुआ निशान था धर्म सिंह को, वो था उसकी एक उंगली कटी हुई थी, लाश की भी एक उंगली कटी हुई थी। तो कपड़े, दांत और उंगली, इन 3 चीज़ों ने और ये 3 निशानियों ने ये बताया कि लाश धर्म सिंह की है। इसके बाद पूरा परिवार रोने लगा। पुलिस ने कहानी बताई और धर्म सिंह के बारे में ये भी पता चला कि वो शराब वराब बहुत पीता है, तो फिर घर वालों ने भी माना, हो सकता है बुरी सोबत में हो, ट्रक ड्राइवर के अलावा ऐसे लोगों के साथ मिलकर भी चोरी वोरी करता हो, तो उन्होंने सब्र कर लिया।
और फिर खानापूर्ति के बाद लाश धर्म सिंह की उनके घर वालों को सौंप दी गई। लाश लेने के बाद घर आते हैं। घर में जो सारी रस्में होती हैं वो पूरी होती है, पूरे परिवार के साथ पड़ोसी जमा होते हैं, दोस्त आते हैं, सभी लाश को भी देखते हैं और इसके बाद सारी रस्म और बाकी जो क्रियाएं वो करने के बाद अब लाश को शमशान ले जाया जाता है और शमशान ले जाकर पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार घर लौट आता है, रिश्ते नाते पड़ोसी शोक जताते हैं, धीरे धीरे लोग चले जाते हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता है और घर वाले एक तरह से अब धर्म सिंह के बिना जीने की आदत डालना शुरू कर देते हैं। उसकी विधवा, उसके 2 बच्चे, भाई, माँ बाप, बुजुर्ग। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक मौत के 27वें दिन, ये 23 अगस्त 2015 की बात थी। 27 दिन के बाद 18 सितंबर 2015, 18 सितंबर 2015 को धर्म सिंह के भाई का एक दोस्त बाजार में घूम रहा था उसी इलाके में जहाँ पे धर्म सिंह का घर था और बाजार में घूमते घूमते अचानक उसको धर्म सिंह दिखाई दे जाता है। अब धर्म सिंह के भाई का दोस्त धर्म सिंह को देख के बदहवास हो जाता है, इसलिए कि उसके अंतिम संस्कार में वो खुद शामिल था और उसने उसकी लाश भी देखी थी। तो देख के वो बिल्कुल बदहवास, वो धर्म सिंह से मिलता भी नहीं, डरा और बदहवासी में वो वहाँ से भागता है और भाग के सीधा धर्म सिंह के भाई के पास पहुँचता है और धर्म सिंह के भाई को जाकर बताता है। वो धर्म सिंह का भाई उसी इलाके में गली में कहीं पे बैठा हुआ था कि तुम्हारा भाई धर्म सिंह जिंदा है और वो बाजार में घूम रहा है। वो कहता क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहता मैं सच कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। बोला चलो मुझे दिखाओ कहाँ है। वो अब उसके भाई को लेकर उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे उसने धर्म सिंह को मार्केट में देखा था, लेकिन वो वहाँ पहुँचता है और धर्म सिंह के भाई का नाम गौरव था। तो जब गौरव पहुँचता है वहाँ पे जिस जगह पे धर्म सिंह दिखाई दिया था उसके दोस्त को, तो वहाँ धर्म सिंह नहीं दिखता। अब वो कहता तुमको गलतफहमी होगी। वो कसम खाता है, कहता बिल्कुल धर्म सिंह को देखा है, बल्कि वो कपड़े भी वैसे ही पहना जो अक्सर वो पहनता है। गौरव को यकीन नहीं होता, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि मैंने देखा है। तो इधर उधर और थोड़ी देर तलाशते हैं। उसके बाद तलाशते तलाशते गौरव कहता चलो ये बात घर में बताते हैं। वो जैसे ही घर में जाता है देखता है दरवाजे पर धर्म सिंह खड़ा अपने ही घर के। अब गौरव देख के बदहवास समझ में नहीं आ रहा, उसको आगे बढ़े पीछे बढ़े, पूछे, बात करे, क्योंकि उसने अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया था अपने बड़े भाई का। अभी वो कुछ बोल पाता तब तक घर से गौरव की भाभी यानी धर्म सिंह की पत्नी बाहर चौखट पर आ गई। सामने पति खड़ा हुआ है, उसको देखती है और कुछ सेकंड के अंदर ही वो गश खा के वहीं पे गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। पीछे से 2 बच्चे आते हैं आवाज़ सुनकर, सामने देखते हैं पापा खड़े हुए हैं। वो दोनों बच्चे भी देख के गश खा के बेहोश हो जाते हैं और फिर वहाँ से भागते हैं। बेहोश नहीं होते बल्कि भाग जाते हैं। तब तक उसके माँ बाप भी आ गए। अब माँ बाप अपने जवान बेटे को देख के, एक बेटा जो मर चुका है जिंदा है, लौट कर आया, खुश होना चाहिए, लेकिन वो हैरान खड़े हुए कि ये क्या है, ये कोई भूत है, प्रेत है, क्या है। तो पूरा घर सकते में कुछ देर तक ऐसी, और तब तक गौरव के दोस्त ने बाकी पड़ोसियों को बता दिया था। अब दरवाजे के बाद भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। जब भीड़ आती है तो थोड़ा सा खौफ और दहशत और डर दूर होता है। फिर पूछता है गौरव कि भैया, फिर वो मुंह खोलता है, आवाज़ भी वही, बात भी वही, अंदाज भी वही। थोड़े वक्त के बाद सब नॉर्मल होते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि धर्म सिंह मरा नहीं है, जिंदा ये लौटा है। और इसके बाद अब वो सारा डर, वो दहशत, वो सब दूर हो जाता है और सब खुशी के आंसू आ जाते हैं और सब रोने लगते हैं। और फिर धर्म सिंह से गले मिलता है, उसकी बीवी फिर होश में आती है, वो मिलती है, बच्चे, माँ बाप, भाई, पड़ोसी, दोस्त, और धीरे धीरे ये खबर वहाँ पूरे बस्ती में फैल जाती है। दूर दूर से लोग फिर वहाँ से अब भाग कर आते हैं कि एक शख्स जिसके अंतिम संस्कार के पूरा मोहल्ला गवाह था, वो जिंदा खड़ा हुआ है, जिंदा लौटा है। अब ये सारी कहानी का एक पहलू था। थोड़ी देर के बाद अब मेन सवाल सबके दिमाग में आता है, वो ये कि अगर धर्म सिंह जिंदा है और यहाँ आ गया है, तो जिसकी लाश के अंतिम संस्कार इन लोगों ने किया, जिसकी लाश को पूरे घर ने पहचाना, वो कौन था? तो वो जानने के लिए पहले धर्म सिंह से उसकी कहानी जाननी जरूरी थी। नॉर्मल जब हालात हुए, इसका धर्म सिंह से पूछा गया कि ये बताओ। पहले तो धर्म सिंह ही इन सब के ये रवैये को देख के हैरान था कि ये सब ऐसा मेरे साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों। बीवी देख के बेहोश हो गई, बच्चे डर रहे हैं, माँ बाप डर रहे हैं, भाई हैरान है, पड़ोसी उसको इस तरीके से देख रहे हैं। तो जब थोड़ी देर के बाद लोगों ने हिम्मत करके धर्म सिंह को बताया कि तुमको मरे हुए 27 दिन हो चुके हैं, 27 दिन पहले हम लोगों ने खुद तुम्हारा अंतिम संस्कार किया, शमशान में हम सब साथ में थे,
तो अब धर्म सिंह के हैरान होने की बारी होती है। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, पर मैं तो जिंदा हूँ। तो बोला हाँ, लेकिन ये बताओ कि तुम 27 दिन तक, 2015 की बात है, तुम कहाँ थे? कहीं से अगर तुम इधर उधर भी थे तो तुम एक कॉल कर सकते थे, मोबाइल का ज़माना है, घर पे एक फ़ोन कर देते, घर पे भी मोबाइल था। तो फिर धर्म सिंह अपनी कहानी सुनाता है। धर्म सिंह को शराब पीने की लत थी और इस शराब पीने की लत की वजह से अक्सर घर में उसका झगड़ा होता था, माँ बाप से भी, बीवी से भी, और वो लोग उसे टोकते थे। तो इसीलिए कई बार उसका झगड़ा हुआ करता था। इस बार जब वो घर से निकला तो वो ट्रक चलाया करता था, और जब वो पहुंचा अपनी नौकरी पे 23 अगस्त को, तो उसके मालिक ने कहा कि एक बुकिंग है माल की और तुम्हें ये लेके जाना और बड़े दूर दूर तक जाना है। तो उसको जो ट्रक दिया गया माल की डिलीवरी के लिए, वो लेकर वहाँ से निकला और पहले असम गया, फिर झारखंड गया, फिर बिहार गया। और चूंकि उसको ये था कि अब बाहर हूँ, शराब पीने की भी आज़ादी है, कोई टोकने वाला भी नहीं है, और उससे पहले जस्ट शराब को लेके घर पे झगड़ा भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी। तो इस वजह से उसने ये तय किया कि घर वालों को फ़ोन ही नहीं करेगा। और चूँकि काम पे गया तो उसको ये भी नहीं था कि मैं कहीं इधर उधर भटक रहा हूँ, नौकरी पे हूँ और ट्रक लेकर जा रहा हूँ। तो ट्रक लेकर वो दिल्ली से असम गया, फिर झारखंड गया, बिहार गया और फिर वापस दिल्ली आया। तो इन सारी चीज़ों में टोटल 27 दिन लगे उसको इस ट्रैवल में, और इन 27 दिनों में उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। और 27 दिन बाद 18 सितंबर को वो पहुंचता है आज़ादपुर सब्जी मंडी, वहाँ पे ट्रक हवाले करता है अपने ओनर के, और वहाँ से सीधे घर आता है। और जब घर आता है तो घर वाले देखते हैं उसको और ज़िंदा, तो इसलिए वो हैरान हो जाते हैं। तो अब यहाँ तक तो सारी बात हो गई, और इतना ही नहीं, वो अपने साथ पर्स में और जेब में उसके पास हर टोल और नाके के वो पर्चियाँ भी थी कि वो ट्रक से कब कब कहाँ कहाँ गया था। असम गया, वहाँ के, झारखंड के, बिहार के। घर वालों ने वो देखे, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ओनर से बात की तो पता चला कि हाँ वो 27 दिन से ट्रक लेकर गया हुआ था, और ओनर से वो संपर्क में था, वो बात कर रहा था क्योंकि जहाँ जहाँ डिलीवरी करनी थी। तो मालिक ने भी इस बात को कबूल किया कि असम गया था, ये बिहार गया था, झारखंड गया था, और आज ही लौटा है, और हिसाब किताब के बाद घर गया। तो अब यहाँ इस बात की तस्दीक हो गई कि ये सच में 27 दिन से था, बस इसने शराब की लत की वजह से घर में गुस्सा था जिसने फ़ोन नहीं किया, उसने कहा 27 दिन बाद ही घर जाऊँगा सीधे। अब धर्म सिंह की कहानी क्लियर हो गई, घर वालों ने धर्म सिंह की मौत की कहानी उसको क्लियर कर दी। बट तीसरा सवाल अब भी बचा हुआ था, और वो ये कि अगर धर्म सिंह जिंदा है तो फिर धर्म सिंह के नाम पे वो लाश किसकी थी जिसकी घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दी? पहला। नंबर दूसरा, एक तरह के कपड़े, वैसे ही एक दांत टूटे हुए, एक उंगली कटी हुई, ये सारे इत्तफाक एक साथ कैसे हुए? अब जब ये बात हुई तो धीरे धीरे बस्ती से ये बात निकलकर पुलिस तक पहुंची। अब चूंकि उधर मामला ये था कि धर्म सिंह की मौत चोर समझ के पिटाई से हुई थी, तो केस भी बना हुआ था, और धर्म सिंह की मौत के साथ वो केस खत्म भी हो गया था। लेकिन अब यहाँ ये था कि जिस दिन ये पिटाई हुई उस दिन तो कायदे से धर्म सिंह दिल्ली में ही नहीं था, वो ट्रक लेके बाहर गया था, और उसके बाद पुख्ता सबूत था। तो इसका मतलब है कि वो चोर धर्म सिंह नहीं था, और जिसे धर्म सिंह मानकर और चोर मानकर लोगों ने मार मार के जिसको पीट पीट के मार दिया, उसकी शिनाख्त क्या थी? अब पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाने का एक चुनौती थी। पहले पुलिस वालों ने घर वालों से तफ्तीश शुरू की थी, इन्होंने झूठ जानबूझकर तो शिनाख्त नहीं कर ली, लेकिन उसके पीछे कोई मकसद सामने नहीं आया। उंगली और दांत वाली जो बात थी, वो जब धर्म सिंह को देखा गया और पुलिस ने देखी तो बात सही निकली। जो घर वालों ने जिस तरीके से कहा था आइडेंटिफिकेशन के वक्त कि उसकी एक उंगली कटी हुई और एक दांत टूटा हुआ, वो दोनों चीज़ें सेम धर्म सिंह के साथ भी थी। कपड़े लगभग वैसे ही धर्म सिंह पहनता था जैसे उस लाश के साथ मिली थी, और वो उसकी एक शायद वजह ये थी कि वैसे कपड़े उस तरह की बस्तियों में आमतौर पे कई दुकानों में बिकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब सवाल ये था कि वो शख्स था कौन फिर? पुलिस ने काफ़ी तफ्तीश की, 5 साल हो गए, 2020 आ गया, 2015 का ये वाक़या है, लेकिन जिस लाश को धर्म सिंह की लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो लाश किसकी थी ये आज भी नहीं मालूम। बात 23 अक्टूबर 2018 की है, 23 अक्टूबर 2018। बेंगलोर में, जो बेंगलुरु है, यहाँ पर एक ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर का दफ्तर, एक बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर, रात के करीब 11:45 बज रहे थे। तमाम स्टाफ नाइट शिफ्ट में वहाँ मौजूद थे।
इसी दौरान में एक दफ्तर का प्यून 7th फ्लोर पे बैठे हुए एक एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है कि आपसे मिलने 2 विजिटर आए। 11:15 बजे रात को अब 2 विजिटर, वो भी थोड़ा सा पकाता है, लेकिन इससे पहले भी कई उसके दोस्त और बाकी लोग मिलने आते रहते थे, तो उसे लगा कोई दोस्त होंगे। वो नीचे आता है मीटिंग रूम में जहाँ पे वेट कर रहे थे गेस्ट। 2 लोग लंबे चौड़े अच्छे कदकाठी के वहाँ बैठे हुए थे। अब ये शख्स उसके पास जाता है, दोनों मेहमानों की नज़रें मिलती हैं उससे। वो उन्हें पहचान नहीं पाता, आंखों में सवालिया निशान कि आप लोग कौन हैं। और तभी उनमें से एक शख्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस ओरेकल के एम्प्लॉय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ 2 शब्द कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। हाथ आगे बढ़ा हुआ है, जुबान से नाम तरुण। सुनते ही ये नाम सामने वाले शख्स के चेहरे पर हवाइयाँ होने लगती हैं, क्योंकि ये नाम उसने 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक ये नाम उसने किसी की ज़ुबान से नहीं सुना। 15 साल तक किसी ने उसे तरुण कहकर पुकारा ही नहीं। इन 15 सालों में उसकी पहचान, उसका नाम एक ही था और वो था परवीन भटेले। तो उसके सारे दफ्तर के लोग, उसकी अपनी पत्नी, दोनों बच्चे, दोस्त, पड़ोसी, हर एक यही जानते थे कि इस शख्स का नाम परवीन भटेले है। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 की उस रात करीब 11:15 बजे ओरेकल के ऑफिस के अंदर 2 मेहमान आकर हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। 15 साल बाद ये नाम सुनकर लगभग उसे चक्कर आने लगता है। इस दौरान में वो पुलिस वाला अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तब तक खौफ, दहशत कहें या फिर अनजाने में, या फिर ये कि वो अपने आप में सुध-बुध में नहीं है, वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दोनों हाथ मिलते हैं। सामने वाला उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसकी उंगलियां टटोलता है। उस हाथ में एक उंगली ढूंढ रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं, और वो उंगली उसकी टूटी हुई थी। जैसे ही वो हाथ मिलाता और उस उंगली की तरफ फेरता है अपने हाथ को, सामने वालों को यकीन हो जाता है कि यही तरुण है। इसके बाद फिर वो अगली लाइन कहता है, चलिए तरुण साहब, खेल ख़त्म, वापस अहमदाबाद चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों शख्स उसे लेकर बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं। नीचे बेंगलुरु पुलिस की एक पुलिस की गाड़ी थी, उसमें ये लोग उसमें सवार होते हैं और फिर वहाँ से अगले रोज़ यानी 24 अक्टूबर 2018 को तरुण को लेकर ये लोग अहमदाबाद पहुँचते हैं। इससे पहले जब रात में वो बिल्डिंग से लेकर नीचे उतरते हैं, तब उनमें से एक शख्स अहमदाबाद में बैठे अपने सीनियर अफसर डीसीपी को एक व्हाट्सअप मैसेज करता है और साथ में एक फ़ोटो, और मैसेज में सिर्फ इतना ही लिखा था, गॉट इट। अब सवाल ये था कि एक कॉल सेंटर के दफ्तर में काम करने वाले शख्स को रात 11:15 बजे 2 लोगों ने उठाया, साथ ले गए, नाम पुकारा, इन सब में कहानियाँ क्या थी। तो वो दोनों शख्स पुलिस वाले थे, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से बेंगलोर आए थे और इसी शख्स की तलाश में आए थे। अब इसे लेकर ये अहमदाबाद पहुंच गए। ये कहानी का पहला पार्ट है। अब 2018 से 15 साल पहले चलते हैं पीछे, 2003, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 2003, 14 फ़रवरी 2003। अहमदाबाद में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था तरुण धिनराज और उनकी पत्नी का नाम था सजनी। तरुण और सजनी की शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी, दिसंबर 2002 में, और अब तारीख थी 14 फरवरी 2003। सजनी अहमदाबाद के एक बैंक में एग्जीक्यूटिव अफसर थी और तरुण धिनराज अहमदाबाद के एक स्कूल में पीटी का टीचर था और वॉलीबॉल का कोच भी। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, अरेंज मैरिज थी। ये दोनों केरला के बेसिकली रहने वाले थे, केरलाइट थे, लेकिन फिर सजनी का परिवार अहमदाबाद आ गया नौकरी की तलाश में। तरुण का परिवार भी पहले केरल में था, फिर मध्य प्रदेश में रहा, उसके फादर मध्य प्रदेश में पीटी के टीचर थे। एक भाई की नौकरी अहमदाबाद में लगी, फिर तरुण भी अहमदाबाद आ गया और यहीं पर एक स्कूल में वो भी वॉलीबॉल का कोच बन गया। इसके बाद केरल के कुछ लोगों के ज़रिए इन दोनों का रिश्ता तय होता है और शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। शादी के बाद तरुण सजनी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन वो हमेशा जब भी कहीं बाहर जाता, वॉलीबॉल के मैच भी होते तो इसको बच्चों के साथ जाना पड़ता, तो अपनी वाइफ से हमेशा कहता था कि तुम घर में मत रहना अकेले, यहाँ पे लुटेरे चोर ये सब होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो जब मैं बाहर रहूँ तो तुम अपने मायके चले जाना। अहमदाबाद में ही सजनी के घर वाले थे, पिता थे, माँ थी, बहन थी, तो सजनी भी अपने घर चली जाती थी। आखिरी बार वो अपने घर उसी फरवरी 5 तारीख को गई थी और फिर लौट आई थी। लेकिन जब वो 5 को गई
तो चलते वक्त उसने अपने पिता से कहा कि मुझे गाड़ी में पेट्रोल भराना, आपके पास पैसे हैं? तो पिता को बड़ा अजीब लगा कि पेट्रोल के इसके पास पैसे नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि तुझे दामाद जी ठीक से रखते हैं? तो वो खामोश हुई। उसने बोला हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद चली गई। आखिरी मुलाकात थी वैलेंटाइन डे 14 फेब 2003 की रात, बल्कि शाम करीब 7:30 बजे सजनी की अपनी बड़ी बहन से बात होती है। बिल्कुल नॉर्मल कूल बात, सब कुछ पूछा ठीक ठाक। 10-15 मिनट की बातचीत के बाद फ़ोन रख देती है। इसके बाद 2 घंटे बीतते हैं। 2 घंटे के बाद अचानक तरुण का फ़ोन आता है सजनी के घर पे और कहता है कि आप लोग फ़ौरन हॉस्पिटल आइए, मामला सीरियस है, सजनी की हालत बहुत सीरियस है। ये सुनकर घर वाले बदहवास वहाँ से भागते आते हैं। तब तक पता चलता है कि सजनी की मौत हो गई। तरुण जो है वो बैठ कर बेतहाशा रो रहा है। पुलिस आती है, मौके पर देखती है सजनी के दुपट्टे से ही उसका गला घोट कर कत्ल किया गया था। घर के सामान बिखरे पड़े हुए थे, कुछ जेवर गायब थे। पुलिस को लगा लूटपाट का मामला है। तरुण ने भी यही कहा कि मैं कहता था सजनी को एहतियात बरतो, और क्योंकि यहाँ पे घरों के अंदर सेंधमारी होती है, तो शायद किसी लुटेरे ने सजनी को मार डाला। अब तरुण की हालत ख़राब, लगातार रो रहा। 3 महीने शादी को हुए थे। घर वालों को भी उससे पूरी हमदर्दी, अफसोस। अगले दिन अब सजनी का पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। पर तरुण की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार कर सके। फिर बड़े भाई जो है उसके, वो मुखाग्नि देते हैं, और इस दौरान में तरुण की हालत सदमे में बहुत बिगड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। 15 को एडमिट कर देते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। इलाके के जो चोर उचक्के हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। सब कुछ ये था कि किसी को जो भी है इसके पीछे पकड़ा जाएगा। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद 16 फेब 2003 की शाम को तरुण के बड़े भाई का पुलिस को फ़ोन जाता है और वो कहता है कि तरुण गायब है। तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। अब यहाँ पे पुलिस को थोड़ा सा शुरू में डाउट भी था तरुण पे कि इस तरीके से घर में कैसे कत्ल हो सकता है। फिर वो बयान भी बदल रहा था, कभी कहता कि किसी चोर उचक्के ने मार दिया, कभी कहता नेचुरल डेथ है, लेकिन दुपट्टे से गले पे भी निशान था। और उसके बाद वो रो भी रहा, सदमे में भी, हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया। लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर शाम को 16 फेब को अचानक तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। अब पुलिस को काटो तो खून नहीं, क्योंकि एक बड़ा मामला था, मीडिया में भी खबर आ गई, और एक जिसके ऊपर आपको शक है, आपने उसकी निगहबानी या पहरेदारी भी नहीं की, हॉस्पिटल में आपने वैसे ही छोड़ दिया और वो भाग गया। अब पुलिस वालों पर उंगलियां उठने लगी। सजनी के घर वालों ने भी इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि पुलिस की लापरवाही है। पुलिस के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। अब पुलिस ने कहा ढूंढो। पुलिस ने तमाम कोशिश की, कहीं नहीं मिली। पुलिस ने तरुण के भाई, माँ बाप, इनको भी उठा लिया। कुछ दिनों तक ये लोग जेल में भी रहे कि इनकी भी मिली भगत है। बाद में खैर छूट गए। लेकिन तरुण की तलाश होती रही, तरुण मिला नहीं। सजनी के घर वाले, उनके माँ बाप और बहन, जब काफ़ी दिन बीत गया और तरुण मिला नहीं, उनकी बेटी का कातिल गायब है, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। 2006 की बात है। फिर 3 हो गए, 3 साल बीत गए, कोई पता नहीं चल रहा तरुण का। उन लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मदद मांगी। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फिर मैसेज गया और पुलिस से कहा गया कि इस केस को आप सीरियसली लीजिए। अब इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई। बाकायदा 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया तरुण की खबर देने के लिए। लेकिन तरुण गायब। अब पुलिस ने उधर जो जांच की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, गला घोट कर कत्ल हुआ है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि ऐसा कोई अनजान शख्स घर में आया नहीं। फिर ये भी पता चला कि तरुण सजनी को शादी के बाद से ही तंग करता था। फिर ये पता चला कि शादी से पहले ही तरुण का एक लड़की से अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहता था। पुलिस उस लड़की तक पहुंची। उस लड़की ने पुलिस को कहा कि हाँ, उसने मुझे 16 फरवरी, यानी जिस दिन सजनी का कत्ल हुआ उसके 2 दिन के बाद मुझे कॉल किया, और कॉल करने के बाद उसने कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने कहा तब तक सजनी की मौत की खबर मुझे आ चुकी थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं कातिल से शादी नहीं करूँगी, और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। लड़की का बयान सच था। पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो फिर यही कहानी आई कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अब ये बात समझ में नहीं आई, अरेंज मैरिज थी, वो पहले भी मना कर सकता था, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। शादी के 3 महीने बाद बीवी को मार डाला और गर्लफ्रेंड से शादी की पेशकश की। लेकिन गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं एक कातिल से शादी नहीं करूँगी। अब मोटिव क्लियर हो गया था, कत्ल पति नहीं किया, ये भी साफ हो गया, लेकिन कातिल फरार। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लगातार लगी रही उसके घर वालों के सर्विलांस पे। पूरे घर वालों की जगह जगह शादी वर्दी में पुलिस तैनात किए गए कि शायद वो घर पे मिलने आए, मिले नहीं। इस दौरान में फैमिली भी फिर शिफ्ट हो गई।
ये लोग पहले एमपी में रहते थे और फिर बेंगलोर में एक रिश्तेदार था, इसके अलावा केरल में। 2009 आते आते तरुण के पिता की मौत हो गई और फिर पुलिस को पता चला कि 2009 में ही तरुण पहली बार केरल गया था जब इसके माँ बाप गए थे, और वहाँ पहली बार कत्ल के बाद सजनी के यानी 6 साल बाद वो केरल में एक जगह पे अपने माँ बाप से आकर मिला। उसे देखकर माँ बाप की भी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी, पुलिस ढूंढ रही है। वो आखिरी मुलाकात थी। कहते हैं कि अपने माँ बाप से मिलने के बाद वो जब गया उसके नेक्स्ट डे ही तरुण के पिता को हार्ट अटैक हो गया और दिल का दौरा पड़ने से 2009 में उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। अब पुलिस ढूंढती रही, धीरे धीरे जब वक्त बीता तो पुलिस भी सुस्त पड़ गई। एक तरह से केस तो क्लोज ही हो गया, लेकिन केस को पूरी तरह से बंद भी नहीं किया। कहते हैं कि हर महीने एक आध बार इस केस पे नज़र डाल देते। जब भी कोई नया पुलिस अफसर आता पूछता अपडेट क्या है। मंथली मीटिंग में इस केस को ऊपर रखा जाता, फिर पूछा जाता अपडेट क्या है। लेकिन इधर साल दर साल बीतते जा रहे थे। अब इस केस पे जो भी नया अफसर आता उसकी नज़र भी होती। धीरे धीरे 3 से 2016 आ गया, 2016 में एक और पुलिस अफसर आए। उन्होंने कहा कि इस केस की फाइल खोलो, अपडेट क्या पता करो। तो उन्होंने पता किया कि फादर की तो डेथ हो गई है तरुण के, माँ जो है वो अब एमपी में मंदसौर में, और एक बेटा उनका अहमदाबाद में है। लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। अब मंदसौर में भी पुलिस ने आगे पीछे अपनी शादी वर्दी में टीम लगाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोगों से भी पूछा, कोई इस तरह का हुलिया का लड़का आता है, पता चला नहीं है। 2016 में उस लड़की ने जिसके साथ इश्क था तरुण का, जिसको अपनी बीवी का कत्ल करने के 2 दिन बाद उसने ऑफर किया था शादी करने के लिए, और जिसने कातिल कहकर शादी से मना कर दिया था, उससे पुलिस ने कांटेक्ट किया कि तुम्हारे पास कोई खबर आई कभी पलट के, उसने तुम्हें याद किया। तब उस लड़की ने पहला क्लू दिया। उसने कहा कि हाँ, अभी 2016 में ही मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उसने तरुण या उसके जैसे मिलते जुलते हुलिया वाले शख्स को दिल्ली के एक मॉल में देखा है। अब पुलिस की टीम दिल्ली के मॉल और उस इलाके को छानने के लिए अपनी भेजती है। फिर ये भी पता चलता उसी दौरान में जब देखने की बात थी, तरुण की माँ भी दिल्ली में थी। तो अब ये था कि शायद वो माँ के साथ हो, लेकिन तमाम चीज़ें खंगालने के बावजूद तरुण नहीं मिला। वक्त बीतता गया। अब 2016 के इस क्लू के बाद पुलिस को एक चीज़ का यकीन हो गया था कि तरुण जिंदा है। उसने सुसाइड नहीं किया है, कहीं और नहीं भागा है, बल्कि देश में है। इस दौरान में जब तब खबर आती, कभी उसको गुजरात में देखने की बात आती, कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी बेंगलोर में, कभी केरल में। 5 राज्यों और उसके पूरे फैमिली के अराउंड 4000 फ़ोन नंबर मोबाइल के, इनको खंगाले 4000 नंबर, जो उसके दूर के रिश्तेदार दोस्त, ताकि कब कहाँ से किसी के पास फ़ोन आ जाए और वो क्लू मिल जाए। सब बेकार। माँ के नंबर को भी पुलिस ने रडार पर रखा हुआ था। तो उस माँ के नंबर से ये पता चलता था कि ये कुछ लोगों से तो बात कर रही हैं केरल और ये, लेकिन जितने भी लोग थे वो सब रिश्तेदार थे। तरुण शायद किसी नंबर पे बात नहीं कर रहा था। पुलिस अंधेरे में थी। धीरे धीरे अब इस बात को 15 साल बीत गए। 2018 आ गया। 2018 आने के बाद अब पुलिस का ये था कि टीम लगी हुई थी अपडेट में, किसको ढूंढना है। इसी दौरान अब पुलिस ने, जो ये अनम्मा एक रिटायर्ड नर्स थी, ये तरुण की माँ, तो एक भाई अहमदाबाद में था, उस भाई को पूरी तरह से ग्रिल किया, उस भाई के तमाम सर्विलांस लगाए, नंबर लगाए, बट उससे पता चल गया कि इस भाई के साथ तरुण कांटेक्ट में नहीं है। तो अब ले देकर पूरी फैमिली में एक ही कैरेक्टर, जिसके साथ तरुण क्लोज भी था अपनी माँ के। तो पुलिस की पूरी उम्मीदें अब उसकी माँ पे ही टिकी थी। माँ की उम्र भी हो रही थी, रिटायर्ड नर्स भी हो गई, कि माँ से ज़रूर संपर्क करेगा, और इससे पहले कर लिया हो और पुलिस चूक गई। लेकिन अब सारी उम्मीदें माँ पर टिक गई थी आकर। पुलिस ने उनकी माँ के सारे नंबर, जो भी बातें होती थी, सारे नंबर को ट्रेस करके अपने पास रखा, चुपचाप सुनते भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रोज़ उसी माँ के मोबाइल पे एक लैंडलाइन नंबर आ गया, कॉल, और ये लैंडलाइन जो नंबर था ये बेंगलोर का था। अब पुलिस हर नंबर जो आता उसको क्रॉस चेक करती थी माँ के। ये पहली बार था कि जब बेंगलोर से किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था। पुलिस ने उस नंबर को चेक किया तो पता चला कि ये बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम थोड़ी हैरान कि तरुण की माँ को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो सारी निगरानी करने के बाद, सारी छानबीन करने के बाद पुलिस ने कहा कि इस नंबर को टटोला जाए।
फिर ये भी हुआ कि कहीं इसी जगह पे तरुण काम तो नहीं करता। अब इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए रवाना होती है 22 अक्टूबर 2018 को। वहाँ जाने के बाद बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और फिर कहती है कि इस ओरेकल कस्टमर केयर में हमें एक एम्प्लॉय के बारे में डिटेल चाहिए। बेंगलोर पुलिस भी इस ऑफिस के HR डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमें आपके यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं उन सबकी लिस्ट चाहिए आपके एम्प्लॉय की। ये जाहिर नहीं करते हैं कि किसकी खास तौर पे चाहिए, क्योंकि अलर्ट चौकन्ना हो जाए सामने वाला। बस उनका ये था कि सारे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, हमारा रूटीन प्रोसीजर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर के HR की तरफ से लिस्ट आ जाती है मुलाजिमों की, एम्प्लॉय की। उस पूरे लिस्ट में कहीं पे भी तरुण भाटेवाल नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं था। बट उस लिस्ट में एक नाम देखकर पुलिस जो अहमदाबाद से आई थी उसके थोड़े कान खड़े हो जाते हैं, और वो नाम था प्रवीण भटेले। अब पुलिस को लगा कि ये नाम कहीं उसने सुना है। फिर याद किया पुलिस ने तो पता चला कि जो उसकी माँ है तरुण की, वो जो कॉल करती थी, एक कॉल वो प्रवीण भटूले को भी करती थी और वो उसकी वाइफ निशा को भी करती थी, और निशा का भी नंबर उसकी माँ के पास था और माँ के पास भी निशा का नंबर था। दोनों अक्सर बातें करते थे। तो पुलिस ने अब प्रवीण भटेले और निशा इनकी कुंडली खंगालनी शुरू की। तो पता चला कि ये लोग सोशल मीडिया पे कभी हैं ही नहीं, ना कभी इन्होंने अपनी तस्वीर डाली है। ये बड़ा अजीब लगा कि आज के दौर में ऐसा कैसे। फिर ये पता चला प्रवीण भटेले और निशा के 2 बच्चे भी हैं। अब उस लिस्ट में प्रवीण भटेले का तो नाम है लेकिन तरुण का नाम नहीं, और प्रवीण भटेले के मोबाइल से उसकी माँ की बातचीत ये पुलिस को मालूम है कि होती है, और वो निशा एक नाम की जो उसकी बीवी है। तब पुलिस को लगा कि कहीं प्रवीण भटेले ही तो तरुण नहीं है, क्योंकि कनेक्शन एक है कि वो तरुण की माँ से क्यों बात कर रहा है। तो पुलिस ने जीरो इन किया प्रवीण भटेले पर। अब लेकिन ये कि प्रवीण भटेले को और कैसे पुख्ता किया जाए कि ये वही तरुण है जो भागा हुआ 15 साल से। तो फिर अहमदाबाद पुलिस को पूरा उसकी केस हिस्ट्री सब कुछ मालूम थी। जब ये कोच था वॉलीबॉल का, एक मैच के दौरान इसकी एक रिंग वाली उंगली टूट गई थी, तो वो थोड़ी मुड़ी हुई भी थी और बाकी 5 आम जो उंगलियां होती हैं इंसानों की वैसी नहीं थी। ये दोनों अफसरों को भी पता था जो बेंगलोर पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर एक बार हम उससे हाथ मिलाएं तो उंगलियों को हम पहचान लेंगे। इसी के बाद लिस्ट आने के नेक्स्ट डे बेंगलोर पुलिस के साथ लेकर ये उस ओरेकल के ऑफिस में पहुंचते हैं 7th फ्लोर पे, जहाँ पर प्रवीण भटेले बैठा करता था। और फिर वहाँ पे मैसेज दिया जाता है। फिर वो प्यून जो है वो बुला कर लाता है कि 2 गेस्ट हैं, और वो जब सामने आता है तब उसमें से एक पुलिस अफसर कहता है, हेलो मिस्टर तरुण, जिसको सुनकर उसकी हवा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इस पूरे दफ्तर में उसे लोग प्रवीण भटेले के नाम से पिछले 10 सालों से जानते थे, क्योंकि वो 10 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा था। इसके बाद जब वो हाथ मिलाता है तो उंगलियों को टटोलता और पता चल जाता है कि उंगली टूटी हुई है। मतलब दोनों तरफ से पुख्ता हो गया था कि ये शख्स प्रवीण भटेले नहीं बल्कि तरुण धिनराज है। और इसी के बाद उससे कहा जाता है कि अब खेल खत्म और चलो वापस। तो एक लैंडलाइन नंबर की वजह से भेद खुला। दूसरा, इसी दौरान में फिर पुलिस को पता चला कि आखिर ये माँ बेटे बात करते थे, ये लैंडलाइन नंबर अगर ना होता तो क्या होता। तो पता चला कि उस दिन उसने कोशिश की, उसके मोबाइल से बात नहीं हो पा रही थी और माँ से बात ज़रूरी करनी थी। माँ अकेली थी, उसे चिंता भी हो रही थी। तो ये थोड़ी सी लापरवाही बरत गया और उसने ऑफिस में बैठे बैठे अपने ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से माँ के नंबर पर कॉल कर दिया, और ये पुलिस के रिकॉर्ड में आ गया। अगर वो लैंडलाइन नंबर से कॉल ना करता तो शायद तरुण का राज 15 साल है और ना मालूम कितने सालों तक राज ही बना रहता। फिर पुलिस के सामने जानकारी आई कि उसकी माँ ने एक और सिम ले रखा था, और वो सिम उनके एक रिलेटिव के नाम पर था। उस रिलेटिव को, दूर के रिलेटिव थे, पुलिस ने अपने फोकस में लिया नहीं, और उस सिम का इस्तेमाल उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ तरुण से बात करने के लिए करती थी, और तरुण भी उसी सिम पे ज़्यादातर कॉल किया करता था। तो इस तरीके से पुलिस के रिकॉर्ड में ये सिम नंबर ही नहीं था, तो कभी जांच के घेरे में आया ही नहीं, और इसीलिए तरुण का राज रहा। अब पुलिस उसे लेकर वापस अहमदाबाद आती है, सब कुछ हो गया। अब फिर पुलिस उससे कहानी सुनती है। वो सजनी के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर लेता है, बोलता हाँ मैंने कत्ल किया क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि मैं कातिल हो चुका था। बोला कत्ल करने के बाद मैं 6 तारीख को ही दिल्ली आया था। दिल्ली में कुछ दिन रहा और दिल्ली में बाकायदा अगले 1 हफ्ते में ही कत्ल करने के 14 फेब को उसने कत्ल किया, वैलेंटाइन डे, और 20 फरवरी तक वो दिल्ली के कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था, अगले 4-5 दिनों में। बोला फिर यहाँ से पुणे गए। पुणे में उसको एक निशा नाम की लड़की से मुलाकात हुई। उसने अपने आप को बताया कि मैं यतीम हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। इसने पुणे में एक जगह नौकरी की थी, और फिर उन दोनों ने
पुणे में ही शादी कर ली। फिर इसके बाद ये लोग 2009 और 10 में बेंगलोर पहुँचे और उसने बेंगलोर में इस ओरेकल कंपनी में जॉब शुरू कर दिया। दोनों के 2 बच्चे भी हुए और उसकी पत्नी को भी यही मालूम है कि इसका नाम प्रवीण भटेले है। उसकी पत्नी को उसका असली नाम, उसके पुराने कारनामे कुछ नहीं मालूम था। तो जिस गर्लफ्रेंड के लिए उसने कत्ल किया उससे तो शादी की नहीं, एक दूसरी लड़की से शादी की, फिर 2 बच्चे हुए और बेंगलोर में रहने लगा। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह कायम था कि आखिर तरुण धनराज प्रवीण भटेले कैसे बन गया, ये नाम उसका किसने चुराया। पुलिस ने इसके ऊपर भी तफ्तीश की। पता चला स्कूल और कॉलेज में इसका एक दोस्त हुआ करता था मध्य प्रदेश में, और उस दोस्त का नाम था प्रवीण भटेले। ये दोनों साथ थे, कॉलेज में भी साथ पढ़ाई की। जब इसने कत्ल किया, उसके कत्ल करने के बाद इधर उधर ये भटकता रहा था। तो एक दौर ऐसा आया जब ये पहुंचा भोपाल। उस वक्त प्रवीण भटेले भोपाल में था और ये वहाँ उसकी शादी हो गई थी। ये उसके साथ भी रहा कुछ दिन तक। उसने कुछ कोचिंग सेंटर शुरू किए थे, उसने कहा मैं भी करूँगा। इसने कुछ दिन उसके साथ काम भी किया। फिर प्रवीण भटेले के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इन तीनों को उसने वहाँ पे स्कैन किया और फिर उन नामों को अपना नाम दिया और उसमें तस्वीर अपनी लगा दी। तो आधार कार्ड भी प्रवीण भटेले के लिए, तस्वीर अपनी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, पासपोर्ट भी, और लेकर चला गया। और इधर प्रवीण भटेले को पता नहीं। प्रवीण भटेले भी एक स्पोर्ट्स का कोच, अभी हरियाणा में शायद काम कर रही थी। इतना ही नहीं, इस ओरेकल में नौकरी के दौरान इस फर्जी नाम जो किसी और का चुराया हुआ, फर्जी पासपोर्ट जो किसी और का चुराया हुआ जिसमें उसकी तस्वीर लगी है, 3 बार वो यूएस भी हुआ है, अमेरिका। लेकिन एक गलती 15 साल के उसके इस राज को खोल गया। अगर उसने उस दफ्तर में उस दिन बैठकर लैंडलाइन नंबर से अपनी माँ को कॉल ना किया होता तो शायद तरुण का राज ही रहता, तरुण शायद प्रवीण भटेले ही रहता। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ज़रा सी चूक आपको कब पकड़वा दे और आपका भेद कब खुल जाए नहीं कह सकते। वही चीज़ हुई। लेकिन इसमें कमाल अहमदाबाद पुलिस भी थी, खासतौर पे क्राइम ब्रांच की टीम, जिसने 15 साल के इसमें सुस्त रफ्तारी भी आई, सब कुछ आया, लेकिन तरुण की तलाश बंद नहीं की। तरुण अब जेल में है, साबरमती जेल में, और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे सज़ा भी वैसे ही मिलेगी।